This is BCom second semester, Financial Accounting 2. You have 5 units. Unit 1 is Bills of Exchange. So today I am starting Bills of Exchange chapter. Bills of Exchange means whenever goods are sold on credit, the buyer promised to pay the amount due on a certain date. जब गुड्स अपन कोई भी बिजनेस में कैश सेल और क्रेडिट सेल रहता, तो जब भी क्रेडिट सेल करे तो जब बायर प्रॉमिस करता है कि मैं अमाउंट जो है सो एक सर्टेन डेट पे आपको पे करता हूँ, इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, ऐसे केस में इन सच ए केस जनरली रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है सो प्रिपेयर करते टू एक्नॉलेज द अमाउंट पेएबल बाय द बायर टू द सेलर। तो वो डॉक्यूमेंट में जो है सो ये लिखे हुआ रहता है कि सर्टेन अमाउंट जो है पे करना है बायर सेलर को। द रिटर्न डॉक्यूमेंट में भी टेक द फॉर्म ऑफ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। तो बिल्स ये जो रहता जो भी डॉक्यूमेंट जो रहता वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट रहता। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन ये है कि ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या है बोल रही है, एक इंस्ट्रूमेंट है ये इन राइटिंग में एक रहता है, एक पेपर रहता है ये, कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। जो भी सेलर है मेकर है उनकी साइन रहना उस पर, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, और कोई भी एक पर्सन सर्टेन पर्सन जो भी बायर रहते ना उनको डायरेक्ट करना कि टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जिसके पास यहाँ पर देखिए आप कंडीशंस क्या क्या है, उन्होंने डायरेक्टली उनको पे कर सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, अगर उन्होंने किसी बैंक को ऑर्डर दे के रखे तो बैंक को पेमेंट कर देना, या कोई जिसके पास भी बेरर है वो इंस्ट्रूमेंट जिसके पास भी है, चाहे वो सेलर के पास रहने दो चाहे कोई थर्ड पार्टी के पास रहने दो, एट द टाइम ऑफ पेमेंट बायर उनको पे करना। ये क्लियरली जो है सो अपने को इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डेफिनेशन में अपने को बता दिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, राइटिंग में रहता है, वो अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है एक सर्टेन पर्सन के लिए, एक सर्टेन अमाउंट पे करने के लिए। वो अमाउंट जो पे कर रहे जो भी बायर है वो डायरेक्टली सेलर को भी कर सकते हैं, अगर सेलर किसी को ऑर्डर दे के रखे तो वो पर्सन को भी पे कर सकते हैं, या जो है सो जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है एट द टाइम ऑफ द पेमेंट उनको भी कर सकते हैं। इट्स क्लियर नो। सो फीचर्स क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, मस्ट बी राइटिंग में रहना, जो भी डेफिनेशन में है ना दैट द पॉइंट्स यू हैव टू राइट इट। फीचर्स में इट मस्ट बी एन ऑर्डर रहना टू पे करने के लिए, अनकंडीशनल, कुछ भी कंडीशंस नहीं रहना है उसके अंदर, अनकंडीशनल, द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, ड्रॉअर। अब इसमें देखिए आपको जो भी गुड्स क्रेडिट पे जब सेल करते जो भी गुड्स सेल करते हैं तो यहाँ पर ये क्रेडिट सेल से रिलेटेड रहता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, इसके अंदर टू पार्टीज रहते इसमें, सेलर एक रहता अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, बायर एक रहता। अब यहाँ पर अपने को ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आपको सेलर को जो है सो ड्रॉअर बोलते, ठीक है, और बायर को जो है अपन यहाँ पर ड्रॉई बोलते। इनके अकाउंट में जब भी बुक में जब भी एंट्रीज लिखते हैं तो इनके लिए वो जो है बिल्स रिसीवेबल रहता, रिसीव करना रहता, उनको एसेट्स रहता। एक ड्रॉई के लिए वो सेम इंस्ट्रूमेंट क्या रहता, बिल्स पेएबल रहता। ये यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। क्रेडिट सेल रहता, टू पार्टीज रहते, सेलर बायर, सेलर को ड्रॉअर बोलते, बायर को ड्रॉई बोलते, एंड वो इंस्ट्रूमेंट जो है सो बिल्स रिसीवेबल रहता है इनके लिए वो बिल्स पेएबल रहता। इट्स क्लियर नो। सो द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल रहना, ड्रॉअर साइन करना, इसमें द ऑर्डर मस्ट बी डायरेक्टेड टू ए सर्टेन पर्सन के लिए रहना, और पेमेंट ओनली मनी, और द अमाउंट पेएबल मस्ट बी सर्टेन। और ये डॉक्यूमेंट जो बनाते बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये क्या, ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसमें अमाउंट जो है ना फिक्स रहना, सर्टेन रहना, कितना अमाउंट देना है बोल के, एंड द अमाउंट मस्ट बी पेएबल टू ए सर्टेन पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, उनको भी दे सकते हैं, और टू हिज ऑर्डर और टू बेरर, जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है वो उनको भी दे सकते हो। इट स्पेसिफाइज, यहाँ पर उनको भी दे सकते का मतलब क्या है, अगर सपोज टू पार्टीज है, ए है यहाँ पर, ये जो है सो ये सेलर है, ठीक है, इन्हों जो है सो गुड्स सोल्ड कर रहे, तो किसको सोल्ड कर रहे हो, बी को, बी जो है सो यहाँ पर बायर है। अब बी को अमाउंट पे करना है, 5000 रुपीज के गुड्स सोल्ड करे ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन में और जो ये पॉइंट में जो अपने को ये क्लियरली मेंशन कर रहे कि टू ही नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट जिसमें है, और टू हिज ऑर्डर और टू बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब समझा रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पर ए सेलर है ना, तो बी जो है ना डायरेक्टली ये 5000 ए को पे कर सकते हैं, पे टू ए, ठीक है, पे टू ए। अब ए जो है सो ये 5000 रुपीज सी को देने का है, सी, ठीक है, सी को जो थर्ड पर्सन रहता ए जिसको देना रहता सी को, अपन यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में उनको एंडोर्सी बोलते, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोर्सी। ए एंडोर्स द बिल टू सी,
तो यहाँ पर जिसके अब ये दे देते हो ना, यहाँ पर ए 5000 सी को देना है, तो ए क्या करते हैं यहाँ पर, वो 5000 का जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो डॉक्यूमेंट है, ए बी को सोल्ड करे जब इनके पास, ए के पास जो डॉक्यूमेंट है ना, वो ए को पैसे देने के बजाय सी को वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वो डॉक्यूमेंट रख लेके सी, अब बी जो पेमेंट करते तो अब डॉक्यूमेंट जिसके पास है उनको देना है, तो सी को देते हो यहाँ पर बी 5000 पेड टू सी, ठीक है ना, पेड टू सी, ऐसा भी हो सकता, पेड 5000 पेड टू सी, ठीक है ना। अब कभी क्या होता, ए के पास टाइम नहीं रहता तो ना उनके बैंक वालों को इंस्ट्रक्शंस दे देते कि मेरे पैसे आने का है, ये बिल आप कलेक्ट कर लो, तो जब भी क्या करते ये 5000 रुपीज ए के बैंक को पेमेंट कर देते वो, ठीक है। दिस आर द केसेस के ए को भी डायरेक्ट अमाउंट पे हो सकता, सी को भी हो सकता और बैंक को भी पेमेंट हो सकता। नेक्स्ट, पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ, पार्टीज टू ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉअर किसको बोलते हैं, ड्रॉअर, जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन, यू नो द सेलर इज कॉल्ड द ड्रॉअर। सो द ड्रॉअर इज अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल, और ये बिल जो बनता ना कभी भी ड्रॉ कौन करते हो, ड्रॉ मीन्स यहाँ पर ड्रॉइंग नहीं लिखना, कि ये एक ए जो है सो लिखते हैं इसमें कि दिस इज द सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 आई सोल्ड द गुड्स टू बी हैज टू पे टू मी, ऐसा जो भी एक डॉक्यूमेंट बन रहा है वो लीगल डॉक्यूमेंट में कितना अमाउंट है, कितने का सोल्ड करे, उन्होंने जो भी लिख रहे ना ए, उसको ड्रॉ करना बोलते। तो हमेशा वो कौन लिखते हैं, बायर नहीं लिखता, सेलर लिखता वो, ठीक है। सो क्वेश्चन में आपको जब भी ड्रॉ बोल के आया तो वो सेलर है समझना, एक्सेप्ट करने वाला। अब ये बनाने के बाद बी को बताते ये डॉक्यूमेंट 5000 आप पे करना है वो, तो बी यहाँ पर साइन करते हो, एक्सेप्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन होती बी की वो जो है सो एक्सेप्ट होता, तो एक्सेप्टेड, आपको मैं यहाँ पर हिंट दे रही हूँ, क्वेश्चन में ड्रॉ में बच्चों से बहुत मिस्टेक होती। सो ड्रॉ करे सो बिल सेलर रहते वो, और जो एक्सेप्ट करने वाले वो बायर रहते, ड्रॉई रहते। इट्स क्लियर नो। सो ड्रॉ से बिल इज जनरली क्रेडिटर और द सेलर ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट रहता। ड्रॉई कौन रहते, ये शॉर्ट में भी आ सकता है आपको, हु इज ड्रॉअर, व्हाट ड्रॉई, ड्रॉ इज द पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, जिसके लिए ये बिल ड्रॉ हो रहा। इन अदर वर्ड्स, ही इज ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट, ही इज नॉर्मली द बायर ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट, ही इज नॉर्मली द बायर ऑफ द गुड्स। कौन रहते एक्चुअली, बायर जो भी रहते गुड जो क्रेडिट पे खरीदे उनको ड्रॉई बोलते। द ड्रॉई बिकम्स एक्सेप्टर, एक्सेप्टेड जो बिल करता है उन्हें एक्सेप्टर बन जाता आफ्टर ही एक्सेप्ट्स द बिल। नाउ नेक्स्ट, पेई। द पे इज द पर्सन, जस्ट नो आई टोल्ड यू दिस केसेस नो, ए को भी पे कर सकते हैं, सी को भी पे कर सकते हैं, बैंक को भी पे कर सकते हैं, तो ये तीनों पार्टीज जिसको भी पे बिल हो रहा उसको पे ही बोलते। इट्स क्लियर नो, पे। द पे इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल टू होम द अमाउंट ऑफ द बिल, द पेई मे बी द ड्रॉअर हिमसेल्फ और सम अदर पर्सन भी हो सकता वो। द डेट ऑन विच द बिल ड्यू पेमेंट इज कॉल्ड द ड्यू डेट, जो भी डेट रहती ना उसमें 3 मंथ्स के बाद जो भी डेट रहती है उसको ड्यू डेट बोलते हैं। उसके बाद जो है सो आपको प्रॉब्लम में जब भी पेमेंट आता है, यहाँ पर ये पॉइंट आपको नोट करना है, 3 मंथ्स के लिए 2 मंथ्स के लिए बिल रहता, तो कभी भी अगर सपोज 1 जनवरी को अगर बिल ड्रॉ करे, 1 जनवरी को अगर बिल ड्रॉ करे, 2 मंथ्स का अगर पीरियड है तो मार्च 1 जो है सो डेट रहती, ठीक है। 1 जनवरी को अगर करे तो 2 मंथ्स अगर रहा तो 1 मार्च जो है आपका ड्यू डेट रहती। इसमें 3 डेज ऐड और 3 दिन बिजनेस ये इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रूल के हिसाब से और 3 दिन ड्रॉ को टाइम देना, तो 4 मार्च जो है आपका यहाँ पर ड्यू वो होता, तो ये 3 डेज जो ऐड करते हैं उसको अपन ग्रेस डेज बोलते हैं। इन शॉर्ट ऑल्सो यू कैन गेट दैट क्वेश्चन। सो द डेट ऑन विच बिल जो रहता है उसको ड्यू डेट बोलते हैं। 3 डेज उसमें और ऐड जो होते हैं वो ग्रेस डेज रहते हैं, आर एडेड टू फाइंड आउट द ड्यू डेट। So according to Negotiable Instrument Act, promissory note is an instrument writing not being a bank not containing unconditional undertaking signed by the maker। promissory note भी जो है सो सेम रहता, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स डिफरेंट रहते। promissory note भी एक राइटिंग में रहता ये। it must be promise to pay, merge acknowledgement of debt is not sufficient, the promise to pay must be unconditional रहना, ये भी signed रहना मेकर का, and the person who is promising to make the payment, promise must be for the payment of money only रहना, payable must be certain रहना इसमें भी, and the amount must be payable to a certain person named in the instrument और इस bearer same पॉइंट्स अपने को। इट स्पेसिफाइज द डेट भी रहना उसके अंदर एंड अमाउंट भी रहना। इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प रहना।
इट डज नॉट नीड एनी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं रहती इसमें. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस. दिस इज बिकॉज द डेटर हिमसेल्फ इज द मेकिंग द प्रॉमिसरी. सो डिफरेंस क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट में? यू विल गेट दिस फॉर लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ए प्रॉमिसरी नोट? और शॉर्ट में प्रॉमिसरी नोट के बारे में लिखना है तो एनी 5 पॉइंट्स यू कैन राइट इट. अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में है तो ये पॉइंट्स अपन आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन ऑर्डर टू पे, ये एक प्रॉमिस रहती है प्रॉमिसरी नोट में, प्रॉमिस टू पे. इट इज ड्रॉन बाय ए क्रेडिटर, डेटार के लिए ड्रॉ करते ये. इट इज मेड बाय द डेटार हिमसेल्फ, डेटार हिमसेल्फ बनाते ये. इट नीड्स एक्सेप्टेंट होना जरूरी रहता है ड्रॉई में. इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है क्रेडिटर की तरफ से. 3 पार्टीज रहते हैं इसमें, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई. इसमें 2 पार्टीज रहते सिर्फ, प्रॉमिसर एंड द पेई रहते. ड्रॉअर एंड पेई में भी द सेम पर्सन हो सकता है इसके अंदर, जिसको अमाउंट पे करते सेलर हो सकता. यहाँ पर द ड्रॉअर एंड पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन. ड्रॉअर अलग हो सकता है, यहाँ पर पेई अलग रहता है. एज द नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू सेल्फ. ए बिल नीड नॉट बी स्टैम्प. बिल में स्टैम्प की जरूरत नहीं है, खाली बायर का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है बस. प्रॉमिसरी नोट बोले तो उसको स्टैम्प होना जरूरी है. द लायबिलिटी ऑफ ए ड्रॉअर अराइजेस ओनली इफ एक्सेप्टर फेल्स टू पे. अगर एक्सेप्टर फेल करे तो लायबिलिटी अराइज होती. द लायबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल रहता है इसमें. नाउ यू अंडरस्टैंड नो व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाउ. अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो जो अपने को केसेस हो सकते, दैट केसेस वी विल डिस्कस. केस 1, अगर ए सोल्ड गुड्स टू बी, अगर ए सोल्ड गुड्स टू बी, 2 पार्टीज है ए और बी. ए ड्रॉअर है, ए इज द ड्रॉअर एंड बी इज द ड्रॉई. ठीक है, इनो सेलर रहते और ये जो है सो अपने को नॉर्मल लैंग्वेज में अपन जो बोलते हैं बायर. ठीक है. सो केस 1 में क्या होता, जब ये गुड्स ड्रॉ करते तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज टाइम पे पेमेंट हो जाता, तो उसको ऑनर्ड ऑफ द बिल बोलते हैं. ऑनर्ड ऑफ द बिल. अगर पेमेंट ऑन टाइम अगर हो गया तो ऑनर्ड हो गया बोलते हैं, पेमेंट ऑन टाइम. अगर पेमेंट ऑन टाइम नहीं हुआ उसका ऑपोजिट आपको डिसऑनर्ड बोलते हैं. ठीक है. अगर बायर जो है ना टाइम पे पैसे नहीं पेमेंट करे तो बिल डिसऑनर्ड हो गया बोलते हैं. इट्स क्लियर, ऑनर एंड डिसऑनर. नेक्स्ट केस 2 में जो है सो सी, ए जो है सो सी को जो है सो अमाउंट देना है. ठीक है. तो ये सी जब थर्ड पार्टी आ जाती है, अपने 2 पार्टी हो गए ना, अब ये थर्ड पार्टी अगर कोई आ जा रही है अपने को, अराइज हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इनको एंडोर्स सी बोलते हैं. सो ए एंडोर्स द बिल टू सी. ए के पास बिल है. ठीक है. किसके पास वो बिल, अगर लास्ट में कौन पे करते वो अमाउंट, कौन पे करते वो बिल का, बी करते वो पेमेंट ए को. तो ए क्या कर रहे, वो बिल डायरेक्टली सी को अगर दे रहे तो बिल एंडोर्स करना बोलते हैं यहाँ पर. ठीक है ना. तो अगर बी सी के पास अगर बिल आ गया, ए एंडोर्स कर दिया सी को, तो इन दिस केस बी विल मेक द पेमेंट टू सी. पेमेंट जो है सो बी सी को करते. अब यहाँ का ए का इंटरफेरेंस नहीं रहता. ठीक है. नेक्स्ट केस 3 में क्या हो सकता, ये जो बिल है, ये बिल जो है सो अब ए को 5000 का बिल है वो. ठीक है. केयरफुली लिसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता. 5000 का बिल है. अब ए को अर्जेंट पैसों की जरूरत है, 3 मंथ्स का बिल है वो. ठीक है. 3 मंथ्स के लिए बिल ड्रॉ करे अगर. अब ए को अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो ए क्या कर सकते हैं, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता है. ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोले तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट. चेक कैसा रहता है आपको, एक चेक आपको अमाउंट बताए तो बैंक में आपको पैसे आपको विड्रॉ कर सकते हैं ना, सेम वैसे एक चेक के फॉर्म में एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है ना. तो ये बी को अगर ए को अर्जेंट पैसों की जरूरत है, 3 महीने तक उन्होंने वेट नहीं कर सकते, तो व्हाट ही विल डू, ही विल गो टू द बैंक. बैंक को जाके उन्होंने बोलते कि ये 5000 का बिल ले लो, 3 मंथ्स के बाद आप बी से जो है सो मेरे ये पैसे कलेक्ट कर लो. ठीक है. अब बैंक क्या करते हैं, पूरे 5000, बैंक अपने रिश्तेदार तो नहीं है ना पूरे पैसे दे देने के लिए, तो बैंक यहाँ पर क्या करते हैं, लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके अकाउंट होल्डर्स को के बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आपके पास है तो आप लाके दीजिए, हम उसको डिस्काउंट करते. द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक. बैंक वाले डिस्काउंट करते हैं. डिस्काउंट में क्या करते हैं लोग, ये 5000 का बिल है, आपको क्वेश्चन में 10% अगर अमाउंट दिए तो वो अमाउंट कैलकुलेट करना रहता. ठीक है. यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि बिल ऑफ 500 का डिस्काउंट देते हो लोग, तो ए को इमीडिएटली बैंक क्या करते हैं 4500 दे देते हैं. यहाँ पर ये आप बी का लॉस भी समझ सकते हैं, या बिजनेस में क्या रहता है कि इमीडिएटली कैश की रिक्वायरमेंट रहे तो एक मिनिमम लॉस लोग बिजनेस में बेयर कर ले सकते हैं. इट्स क्लियर नो. तो ए को यहाँ पर 4500 रुपीज मिल गए.
सो ये गॉट 4,500 रुपीज नाउ। अब 3 मंथ्स के बाद वो लोग बैंक बी के पास से 5,000 रुपीज कलेक्ट कर लेते बैंक। तो अब यहाँ पर बी क्या करना रहता, बैंक के पास आ गया, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उनको पैसे पे करना बी का काम है। तो ए बैंक वाले बी को इन्फॉर्म कर देते, तो बी विल पे द बैंक मनी 5,000 रुपीज टू द बैंक। ठीक है, इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल इंडोर डिस्काउंटेड विद द बैंक बोलते। अब केस 4 में क्या होता कि ए के पास फुल बिजी रहता उनका शेड्यूल, तो उन्होंने उनके बैंक को इन्फॉर्म करते कि ये अमाउंट मेरा कलेक्ट कर लो। ठीक है, 3 मंथ्स के बाद मेरे जो भी बी के पास से पैसे आने का है ये कलेक्ट कर लो बोल के उन बैंक वालों को बिल दे देते यहाँ पर। तो द बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यहाँ पर ये केस में बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ही लिखना रहता अपने को। तो बी जो है सो यहाँ पर भी ये केस में बैंक को पेमेंट करते हैं यहाँ पर अमाउंट। दीज आर द केसेस यू हैव टू नो टू पास द जनरल एंट्रीज। If you understand this carefully, the entries will be easy for you. So once again, I will repeat it. These are the 4 cases in bills of exchange. When A sold goods to B, A is the drawer. The seller is called as the drawer and the buyer is called as drawee. So if the drawee make the payment on time, we will call it as bill is honored on due date. When the drawee does not make the payment, we will call it as dishonored of the bill on the due date. In second case, if the bill is honored on time, B will make the payment to the A directly. But in the case 2, if A has to pay the amount to C, the third part is called as endorsee. So A what he will do, he will give the bill to the C. You collect the money from the B after 3 months. So after 3 months, the amount will be paid by B to C, not to the A, because A is endorsed the bill to C. So C will collect the amount from B. This is called as endorsement of the bill. In the third case, if A requires the amount urgently, so what he will do, he can approach to his bank and he demands for discounted of the bill. So it is a legal document. The bank will discount the bill. So bank what he will do, they will give the amount at discounted rate. So 500 they will less. This is the example I am giving. Whatever the percentage is given to you in the question, and the months of the bill, that you have to calculate the amount. It's clear? Now here I am giving just an example. So the bank will give the A 4,500 immediately on the time. So after 3 months, the bank will collect the amount from the B. So in this case, the B will pay the amount to the bank. In fourth case, what will happen? If A is busy, so he will give his bill to his bank to collect the bill and credit it in his account. So what the bank will do, after 3 months, they will collect the bill amount from the B. So in this case, B will make the payment to the bank of A. It's clear now? If you clear with this concept, it will be easy for you to pass the general entry. You should know honored of the bill, dishonored of the bill, endorsement of the bill, bill discounted with the bank, bill bank sent to bank for collection. These are the cases will be there in the problem. So now we will discuss general entries. In this topic, you have to pass the general entries only, like in your first year. So transactions, when the goods are sold by A to B on credit, first this bills of exchange process will start from where? When a credit sales is taken place. It's clear no? When a credit sales is taken place, from there only this concept will be arises, bills of exchange. So the first entry, if it is given in the question, when A sold goods to B on credit, if it is given, the entry in the book of A will be B account data to sales account. And in the book of B, purchase account data to A account. When the bill is drawn, now credit sale it is. So A is not receiving the amount immediately, he is drawing a bill. So when the bill is drawn by A and accepted by B, what entry he will write? Bill receivable account data to B account. Because this is the bill receivable for A. In starting I told you know that instrument, whenever we are writing in the book of seller, we have to use the term bills receivable. And for in the book of B, it will be bills payable, because he has to pay the amount. It is a liability for him.
For them it is a asset, bills receivable for the seller. So it should be debited and bills payable should be credited. So in the book of B, A's account data to bills payable. When the bill is retained by A till the due date and it is honored. Honored means, just now I have explained, no, when on the due date, on the time the B has make the payment, he gave the amount to A. So when the bill is retained by B till the months, whatever the months it has given, and it is honored, so he will receive the cash. A will receive the cash, So cash account data to bills receivable. Now he has to cancel this bills receivable. Before it is asset, no, now he is receiving. So for the cancellation of a debit entry, we are writing it on the credit side. Always assets should be debited. When the assets has increasing, it is debit. When it is decreasing, it should be credit. So now bills receivable is decrease here. So that's why we are crediting here. In the book of B, bills payable account data to cash account. In the same way, bills payable is a liability. When it is increasing, credit. When it is decreasing or making the payment, it should be debited. So bills payable account data to cash. To whomever, we have seen the cases, no, he can pay the amount to C endorsee, he can pay the amount to the bank for discounted of the bill, he can pay the amount to the bank for the bill sent to bank for collection. Whatever may be the cases, in the book of B, he should write bills payable to cash only. Bills payable to cash only. It's clear, no? Now, when the bill is discounted by A with bank, when the bill is discounted, he needs the amount, so he approached through his bank, he is discounting the bill with there and immediately he is getting the money. So what he will write, this discounted entry will be there in the book of A only, not in the book of B. So bank account data, discount account data to bills receivable account. When A endorse the bill to creditor C, if you understand whatever the concept just now I have explained of 4 cases, then you understand, it will be easy for you. Why here endorsee is coming, why discounted, all thing I have clear already. So when A endorses the bill to his creditor C, when A is giving the bill to C, you collect the money from the B after 3 months. So C's account data to bills receivable. This is also will come in the book of A only, not in the book of B. When A sends the bill to bank for collection, for sending the bill, he will write bill sent to bank for collection. Same you have to write bill sent to bank for collection only. Don't write bank here. Otherwise it will change. For discounted, you have to write bank here. But when bill sent to bank for collection is there, you have to write bill sent to for collection account only to bills receivable account. So once again I will repeat it. ये कॉन्सेप्ट अपने को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहाँ से शुरू हो रहा, जब गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करे, ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है ये पॉइंट. तो अगर आपको क्वेश्चन में दिए व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय ए टू बी ऑन क्रेडिट, फर्स्ट एंट्री ये आती. अगर डायरेक्टली ए ड्रॉन ए बिल बोल के आपको प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हो रहा अगर, तो एंट्रीज यहाँ से आते हैं आपको बिल्स रिसीवेबल टू ए. अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सोल्ड का मेंशन करे, सो यू हैव टू राइट दिस एंट्रीज. सो इन द बुक ऑफ ए में क्या लिखना रहता है अपने को, बीज अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, और बी की बुक में परचेज अकाउंट डेटा टू ए अकाउंट, बिकॉज द गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट. जब बिल ड्रॉ करे इमीडिएटली पेमेंट तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर बिल्स का कॉन्सेप्ट है ना अपने को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपने को बिल्स के बारे में ही पढ़ना है क्या. तो व्हेन द बिल इज ड्रॉन बाय ए एंड एक्सेप्टेड बाय बी, ए क्या लिखते हैं अब यहाँ पर एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू बी अकाउंट, क्योंकि बिल रिसीवेबल एक एसेट है, डेबिट करना है अपने को, इनके लिए वो बिल्स पेएबल रहता, ठीक है. ए के लिए अपने को जब भी लिखते हैं अपन यहाँ पर रिसीवेबल आता, यहाँ पर पेएबल आता, यू हैव टू रिमेंबर दैट, वो याद रखना जरूरी है आपको, ठीक है. एज अकाउंट डेटा टू बिल्स पेएबल अकाउंट. When the bill is retained by A till the due date and it is honored, अब A के पास रख लिया उन्होंने बिल, 3 महीने का बिल टाइम लिए थे B, 3 महीने तक अगर रख लिया उन्होंने, B पेमेंट कर दियो तो उसको ऑनर्ड हो गया बोलते, ठीक है. तो A को पैसे आ जाते हैं, कैश अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल एसेट है, डिक्रीज हो जा रहा, अब यहाँ पर कैंसिल कर देना है अपने को, तो उसको क्रेडिट कर दे रहे. यहाँ पर बिल्स पेबल जो है सो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट रहता, अब वो बिल्स पे कैंसिल हो जा रहा तो उसको डेबिट कर देना, बिल्स पेबल अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट. अब एक को अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो उनके बैंक से जाके अमाउंट ले रहे हैं यहाँ पर, तो बैंक अकाउंट डेटा, डिस्काउंट अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अगर ए उनके क्रेडिटर को पैसे देना है तो ये बिल दे रहे कि 3 मंथ्स के बाद आप बी के पास से ले लो बोल के, तो सी अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अगर ए बैंक को सेंड करे करेक्शन बेस्ड ऑन योर गिवन इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू पास दिस एंट्री, ठीक है. आपको ये मालूम रहना, ये हुआ तो ये होता, ये हुआ तो ये एंट्री, ये हुआ तो ये एंट्री, बस इतने केसेस होते उसकी ये एंट्री रहती. इफ यू रिमेंबर दीज थिंग्स, दिस वन क्लास इज इनफ फॉर यू. इफ यू लिसन इट केयरफुल्ली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, then all the entries you can pass, whatever the
exercise problems are given in the textbook. All you can solve by yourself only. When A sends bill to these only you have to write. When A sends the bill to bank for collection. जब बिल बैंक को भेज रहे A, तो यही लिखना आप यहाँ पर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बैंक लिख देते. नो, बैंक कब आता? जब डिस्काउंट करे तो आता. अगर खाली कलेक्शन करो बोल के भेज रहे तो यहाँ पर आपको पूरा लिखना है वो वर्ड, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट दैट आर टू बिल्स रिसीवेबल. इट्स क्लियर? नो. नाउ नेक्स्ट, व्हेन द बिल इज एक्चुअली कलेक्टेड. अब बैंक को अपन जो भिजाए थे ना, वो बिल अगर एक्चुअली कलेक्ट हो गया तो जब यहाँ पर बैंक आता, क्योंकि बैंक में अब अमाउंट आ जाता, बैंक अकाउंट डेटा टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. यहाँ पर जो है सो एंट्री कुछ भी नहीं आती, बैंक को पेमेंट होता बस वही रहता यहाँ पर. ठीक है. When the bill is retired by B before the due date, that is when the accept make. अब ये केस में क्या हो रहा, 3 months के टाइम से पहले रिटायर, यू विल गेट ए न्यू वर्ड हियर, रिटायर्ड बाई बी. ठीक है. रिटायर बोले तो पहले उन्होंने दे रहे पैसे, तो यहाँ पर जो रहता कम अमाउंट जो आता उसको रिबेट बोल के लिखना रहता आपको. बैंक से अभी अपन बैंक का केस का एग्जाम्पल मैं आपको समझाई थी ना, अभी 5000 थे तो बैंक 4500 दिए और 500 डिस्काउंट बोल के. सेम बी खुद ही जो है सो 5000 के बजाय 4000 पहले पे कर दे रहे, 500 कम कर दो बोल रहे. एक को रिक्वेस्ट कर रहे हो उन्होंने कि आई विल पे द अमाउंट टू यू नाउ, अभी टाइम आने से पहले मैं पे कर देता हूँ, मेरे को 500 कम करो. तो उसको रिबेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? रिबेट. यू हैव टू रिमेम्बर दिस टर्म. सो यहाँ पर आप एक को पूरे पैसे नहीं आते तो कैश अकाउंट डेटा, डिस्काउंट नहीं लिखना है अपने को. जब बैंक से कम आ रहे पैसे तो डिस्काउंट लिखना है. जब ए खुद बी खुद जो है सो बायर खुद पैसे कम अगर दे रहे रिक्वेस्ट करके इमीडिएटली पेमेंट कर दे के, तो रिबेट वर्ड यूज करना है. इट्स क्लियर? नो. रिबेट ऑन द बिल अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. नाउ विल सी, ये पूरे ऑनर के ही थे ये. ठीक है. जब टाइम पे पेमेंट हो जाता. अब नेक्स्ट केस आपको डिसऑनर ऑफ द बिल. डिसऑनर ऑफ द बिल बोले तो टाइम पे बिल बी के पास अमाउंट नहीं आया, बी पेमेंट नहीं करे अगर. सो व्हेन द बिल इज रिटेन टिल द ड्यू डेट एंड डिसऑनर्ड हो गया, तो बी अकाउंट डेटा टू नोटिंग चार्जेस रहते इसमें. जो भी नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में मेंशन करे वो ऐड कर लेके टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट बोल के लिखना रहता है. आपको क्या लिखना रहता है? बी अकाउंट डेटा टू बिल्स. कौन से भी केस में I am giving this hint to you openly, whatever I know, whatever the hints I am giving you, if you remember that no one will say you in this so easy form. जब भी डिसऑनर आता आपको पहले डेबिट में जो है ना बायर का नाम लिखना है. ठीक है. बिना एंट्री आगे का आपका क्रेडिट कुछ भी रहने दो, लेकिन फर्स्ट मैं हिंट दे रही हूँ आपको ये कि आपको ड्रॉई का नाम जो भी रहते उनका नाम लिखना है. इट्स क्लियर? नो. डिसऑनर के प्रॉब्लम में. अब उसके बाद क्रेडिट में क्या क्या आते हैं आई विल एक्सप्लेन यू. बी अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल लिखना रहता है नॉर्मल केस में, टू कैश अगर नोटिंग चार्जेस दिए तो. अब आप बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, अपन अपने को नहीं मालूम बी पेमेंट करते या नहीं करते, अपन बैंक से पैसे ले लिए, तो जब वो टाइम पे क्या रहता है, अब बी बैंक को पेमेंट अगर नहीं कर रहे तो बीज अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट. ठीक है. यहाँ पर बीज अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट, बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों ऐड करके लेने का है. बी को डेबिट हो रहा ना, कैसा भी बी यहाँ भी डेबिट हुआ यहाँ भी डेबिट हुआ. नॉर्मल बिल रहा तो बिल रिसीवेबल टू कैश अकाउंट, बिल टू बिल रिसीवेबल टू कैश. अगर बैंक से डिस्काउंट करे तो बिल रहा तो बी का नाम तो डेबिट करना है, डिसऑनर बोलते कि टू बैंक अकाउंट. अब बी अगर सी को दे दिए थे ना बिल वो, अब बी सी को पेमेंट नहीं कर रहे यहाँ पर, तो बी अकाउंट डेटा टू सी अकाउंट. व्हेन द बिल इज सेंड टू बैंक, बैंक को भिजा दिए थे, बैंक वाले नहीं कलेक्ट कर सके बिकॉज डिसऑनर हो गया बिल, तो बी अकाउंट डेटा टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट. नोटिंग चार्जेस अगर कुछ रहे तो. इट्स क्लियर? नो. डिसऑनर्ड का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस डिसऑनर्ड वर्ड पढ़े अगर आप ड्रॉई के उसको डेबिट कर दो. जो भी केस रहा, नॉर्मल बिल रहा तो टू बिल रिसीवेबल, अगर बैंक से डिस्काउंट करे तो टू बैंक, अगर इंडोर्स सी को दिए तो इंडोर्स. बी अकाउंट डेटा टू सी, जो भी आपको क्वेश्चन में राकेश राजेश जो भी नेम देते उनका नाम. उसके बाद बी अकाउंट डेटा टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. इट्स क्लियर? नो. नाउ नेक्स्ट विल सी रिन्यूअल ऑफ द बिल. रिन्यूअल ऑफ द बिल में क्या रहता है? व्हेन द बिल ड्रॉन बाय ए इज कैंसल्ड. अब जो पहले का जो बिल था बी नए पेमेंट करे तो उसको रिन्यूअल करा रहे हैं यहाँ पर कि उसको कैंसिल कर दो बोल रहे, तो कैंसिल में पहली एंट्री क्या रहेंगी यहाँ पर? बी अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल, बी पेएबल अकाउंट डेटा टू ए अकाउंट. अब यहाँ पर इंटरेस्ट भी चार्ज करते कुछ, तो व्हेन द इंटरेस्ट इज चार्ज बाय ए ऑन बी अकाउंट डेटा टू इंटरेस्ट अकाउंट डेटा टू ए अकाउंट. व्हेन द कैश इज रिसीव बाय ए
पार्ट पेमेंट, तो कैश अकाउंट डेटा टू बी, अगर कभी क्या होता 10,000 का बिल रहा, 5,000 पे करके 5,000 का नया बिल बनाते, तो उस टाइम पे कैश अकाउंट डेटा टू बी अकाउंट, एज अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर फिर एक नया बिल बनता है, व्हेन न्यू बिल इज ड्रॉन, बिल रिसीवेबल टू बी, एज अकाउंट डेटा टू बिल्स पेएबल। अब यहाँ पर डिसऑनर्ड के केस में बिल्स पेएबल टू नोटिंग चार्जेस टू एज अकाउंट, ये पूरे केसेस में बी की बुक में यही रहता, बिल्स पेएबल टू अकाउंट डेटा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेटा टू ए अकाउंट, ए को क्रेडिट करना है, बस याद रख लो, ए को क्रेडिट करना है इसमें। अब ये पूरे केसेस में हो, चाहे करेक्शन का रहने दो, चाहे कुछ भी रहने दो, ये एंट्री आती है वहां पर, बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू ए अकाउंट बोल के। इट्स क्लियर नो? once again I'll repeat it. When the bill is actually collected when the bill sent to bank for collection, no, that time if the bill is collected, then bank account data to bill sent to bank for collection account. When the bill is retired means the buyer is paying the amount before the due date, so he will not pay the whole amount, some amount he will less and give you. So that time that is called as rebate, not discount, it is called as rebate. When the drawee making the payment before the due date, the discounted amount is called as rebate on bill account, on bill. So the entry will be cash account data, rebate means 5,000 he has to pay, 4,500, rebate on bill 500 less amount he is paying to bill receivable account. So that is called as rebate on bill. So cash account data, rebate on bill account data to bills receivable. Now the bill is dishonored. Dishonored means if the drawee, buyer does not make the payment on the due date, it's called as dishonor of the bill. So whenever dishonor is there in the problem, in all the cases you have to debit to the drawee name, and you have to credit the seller's name. So in the case when the bill is retained till the due date and it is dishonored, B's account data to bills receivable account data to cash account. If we have discounted the bill from the bank, A is discounted the bill with the bank, at that time B's account data to bank account. With if noting charges amount is given in the question, you have to add in the bills amount. So when the bill is endorsed to C, if the A is given the bill to C but B does not pay the amount to C, in that case the A, what we will write in the book of A journal entry, B's account data to C's account. In every case B's account will be debited. This is the hint I am giving you. And when the bill is sent to bank for collection, B's account data to bill sent to bank for collection account to bank account. Now what will you in the book of B, bills payable account data to cash to rebate on bill. And when bill is dishonored, bills payable account, noting charges account data to A's account, A account. In all these cases same entry, these two entries only you have to pass for the dishonor of the bill in the books of B. Now renewal of the bill means when the old bill is cancelled and the seller will charge some interest, again a new bill is drawn. At that time these four entries you have to remember. These four entries when it is arises when the buyer does not pay the amount of the old bill will be cancelled, a new will be drawn here. So when the bill is drawn, when the bill drawn by A on B is cancelled, first bill if it is cancelled, B account data to bills receivable, bills payable to A account in the book of B. When the interest is charged by A, B account data to interest account, in the book of B, interest account data to A account. When cash is received, if the part of the amount is received, so cash account data to B account, A's account data to cash account. Now a new bill is drawn for the remaining balance amount. So when the new bill is drawn, again same like the old bill only. First bill, how a new bill will be drawn, no, same entry, bills receivable account data to B account, A's account data to bills payable account. If you understand this concept, then the problems can be solved by yourselves only.